जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका हिस्ट्री क्या है, कहाँ फॉर्म हुई, क्या है, इसके बाद रैंक स्ट्रक्चर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ऑपरेशंस क्या क्या किए गए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में। इन्हीं सारी बातों की हम बात करेंगे। जैसे कि IBSCIO के हम सबसे पहले रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि Tier 2 हो चुका है, रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली मार्च एंड तक आ जाना चाहिए, या मार्च में हो सकता है कि आए, या फिर अप्रैल में भी आ सकता है। जब भी रिजल्ट आएगा उसके 20 से 25 दिनों के अंदर आपके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। देन आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डेली न्यूज़ में डेली क्या क्या इवेंट हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपकी प्रिपरेशन में। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ या पेपर का एनालिसिस या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, इससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़े, आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन हम इस पे आगे बात करते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि कुछ जो IB की डायरेक्ट एंट्रीज आई थी जो गेट के स्कोर बेस पे हुई हैं, उनके इंटरव्यू शेड्यूल हो चुके हैं और उनको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो चुका है कि उनके इंटरव्यू कब हैं। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। और मैंने डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिसमें माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस करके होगा, वो चैनल पे है, उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता रहे कि क्या डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है और क्या आपको रेडी करने की ज़रूरत है। वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसा कि हम जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इसके मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो अमित शाह जी मिनिस्टर हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो इसके 2 डेप्यूटी मिनिस्टर हैं। पहले हैं नित्यानंद राय, एंड सेकंड हैं बंदी संजय कुमार। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम डायरेक्टर की बात करते हैं कि डायरेक्टर कौन है। तो डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो तपन देका है। तपन देका 28 डायरेक्टर हैं। इनसे पहले अरविंद कुमार थे 27 डायरेक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं होम सेक्रेटरी की। अगर आपसे पूछ ले होम सेक्रेटरी कौन है तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं, गोविंद मोहन जी, ये है होम सेक्रेटरी। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री क्या है इसकी? हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म कब हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। तो जब हम देखते हैं कि 1885 में जब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, तो उस समय ऐसा अंग्रेज़ों को लगा कि हो सकता है कि कांग्रेस हमारे खिलाफ आ जाए। तो लोकल जो इंटेलिजेंस गैदरिंग या पॉलिटिकल अनरेस्ट, इनके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसके लिए उन्होंने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। तो अंग्रेज़ों ने अंडर उस समय के मेजर जनरल थे, एक मेजर जनरल चार्ल्स मैक ग्रिगोरे, इनके अंडर इन्होंने ये एजेंसी फॉर्म की जिसका नाम था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। इसके बाद उन्होंने देखा कि उस रीजन पे डकैती और लूटपाट ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स बढ़ गए थे, तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डकैती एंड ठगी को बनाया। उसको 1904 में डिपार्टमेंट को चेंज कर दिया, उसका नाम बनाया, फिर उसका रीनेम किया डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस। फिर इसको 1990 एक्ट पे इसी डिपार्टमेंट को नाम चेंज करके इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया गया 1920 में। तो ये इसका रियल फॉर्मेशन हम यहाँ से पढ़ते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कब आई, तो 1920 में आई। तो ये था इसका हिस्ट्री। अगर हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के टास्क और इसके रोल के बारे में बात करें तो 1951 से 1968 तक जब हम देखते हैं तो ये दोनों चीज़ पे डील करता था। पहला एक्सटर्नल एग्रेशन जो RNW आज करती है, और दूसरा होता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इंटरनल भी गैदर करती थी, एक्सटर्नल भी गैदर करती थी। बट हमने 1968 में देखा कि RNW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फॉर्म कर दी और इसको एक्सटर्नल के लिए रोल दे दिए और इंटरनल के लिए हमने IB को रख लिया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक चेंजेस आए जो आगे जा कर के इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक। लेकिन हमने इनको अलग क्यों किया? इनके 2 रीज़न थे
कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, हमारे पास इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं हो पाई 1962 वॉर में जो चाइना से हुआ था, और लेस इंटेल के कारण हमने कहीं ना कहीं ड्रॉबैक फेस किया और हम ये वॉर को हार गए। और इसके बाद हमने देखा 1965 में फिर से वॉर हुआ, उस पर भी हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं थी, जिससे वो वॉर में हमने लॉसेस बहुत देखे, और आफ्टर ऑल वॉर तो हमने जीत लिया बट लॉसेस देखे। तो हमें 1968 में एक नई एजेंसी फॉर्म की, RNAW। इसके डायरेक्टर थे उस समय पे RN काओ। तो ये मेन रीज़न था। अब इसके बाद हम बात करते हैं रैंक स्ट्रक्चर की। रैंक इन IB। रैंक इन IB की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट से। इस साल हमने देखा कि IB ACIO और सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों की रिक्रूटमेंट हुई थी। तो सबसे पहला आता है सिक्योरिटी असिस्टेंट, सबसे फर्स्ट आता है सिक्योरिटी असिस्टेंट। ये अगर हम इक्विवेलेंट है किसके, तो पुलिस में इक्विवेलेंट हम देखते हैं तो ये कांस्टेबल के इक्विवेलेंट है, जो पुलिस में कांस्टेबल होते हैं उनके इक्विवेलेंट होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट। सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट ये हम देखें तो हेड कांस्टेबल के इक्विवेलेंट होता है। अगर हम इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर पे, तो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हम इक्विवेलेंट देखते हैं तो ASI के इक्विवेलेंट होते हैं। फिर फोर्थ नंबर में हम देखते हैं कि जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, इस पे ग्रेड फर्स्ट आता है। तो ये इक्विवेलेंट होते हैं सब इंस्पेक्टर के। फिर पाँचवें नंबर में अगर हम बात करें तो ACIO आता है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ये इक्विवेलेंट होता है इंस्पेक्टर के, इक्विवेलेंट होता है। फिर इसके बाद आता है ACIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1। जब आपका प्रमोशन होगा तो आप इस रैंक पे पहुंचेंगे। ये इक्विवेलेंट होता है DSP के, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये इक्विवेलेंट रैंक होती हैं। फिर 7वें नंबर पे आते हैं डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये इक्विवेलेंट होते हैं ASP के, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के। इतनी रैंक जो हो गई तो ये आती है बिना IPS लॉबी के। इसके बाद की जो रैंक आती हैं वो IPS लॉबी में आती हैं, वो डायरेक्ट IPS जो होते हैं उनको भी देती हैं, और अगर आपका हाईएस्ट प्रमोशन हुआ तो यहाँ तक होगा, इसके बाद IPS की जॉब आती हैं। तो 8 नंबर पे आता है असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर जो एडिशनल DIG, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के इक्विवेलेंट रैंक होती है। नेक्स्ट आते हैं जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर। जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर होते हैं वो जॉइंट DIG के इक्विवेलेंट रैंक है। इसके बाद 10 नंबर पे आते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर। ये रैंक आपको याद होनी चाहिए, ये आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये होते हैं डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के इक्विवेलेंट। देन आते हैं जॉइंट डायरेक्टर। जॉइंट डायरेक्टर होते हैं इंस्पेक्टर जनरल के, इंस्पेक्टर जनरल IG के इक्विवेलेंट। 12 में आते हैं एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर जो इक्विवेलेंट होते हैं वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP, एडिशनल DGP के इक्विवेलेंट होते हैं। 13 में आते हैं स्पेशल डायरेक्टर। स्पेशल डायरेक्टर होते हैं जो DGP के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के इक्विवेलेंट होते हैं। ये एक 3 स्टार रैंक होती है और ये हाईएस्ट होती है किसी स्टेट पुलिस की, ये हाईएस्ट रैंक होती है, इससे ऊपर स्टेट पुलिस में नहीं जाते हैं। बट यहाँ पे जो इसके बाद जो प्रमोट होते हैं वो डायरेक्ट फिर किसी ऐसे प्रेस्टीज जो एजेंसीज हैं उनके डायरेक्टर बनते हैं। तो इसके बाद 14 रैंक में होती है जो डायरेक्टर
ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं। इसके इक्विवेलेंट पुलिस में कोई रैंक नहीं होती है। तो ये हो गई रैंक के बारे में बात करते हैं। इसके बाद रैंक इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके इंटरव्यू में, जो डायरेक्टली पूछी जाती है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आईबी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं अगर हम, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इंटेलिजेंस गैदरिंग की। उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव या गार्निंग इंटेलिजेंस। इंटेल गार्नर का मतलब ये होता है कलेक्ट करना या गैदर करना, ठीक है। तो गैदरिंग इंटेलिजेंस ये मेन रोल में से आता है। फिर इसके बाद हम अगर बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड में आती है एग्जीक्यूट काउंटर इंटेलिजेंसी। काउंटर इंटेलिजेंसी क्या होता है? जो हम देखते हैं एस्पिनाज होते हैं, जो स्पाई वगैरह होते हैं, वो हमेशा लगातार हमारी कंट्री का या हमारे स्पाई वगैरह दूसरे कंट्री को बार बार इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। तो हमारी आईबी रोल क्या है कि ये इसको प्रोटेक्ट भी करती है। जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना, तो इनको वो प्रोटेक्ट भी करती है कि दूसरी एजेंसीज इसको ना गैदर कर पाएँ। जैसा इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है ना, न्यूक टेस्ट हुआ, तो CIA जो थी वो लगातार यहाँ पे नज़र बना के बैठी थी कि इंडिया कब न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। इस पे एक मूवी भी बनी है पोखरन करके, है ना। तो पोखरन का देखते हैं तो कैसे हमने अपनी इंटेल नहीं गैदर करने दिया। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी एक रोल होता है। इसके अलावा होता है थर्ड नंबर पे काउंटर टेररिज्म। ये इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। काउंटर टेररिज्म होती है, तो काउंटर भी कैसे, काउंटर टेररिज्म की अगर हम बात करें तो काउंटर टेररिज्म को भी हम कई तरीके से देखते हैं। सबसे पहला होता है आइडियोलॉजी ओरिएंटेड। दूसरा होता है स्टेट स्पॉन्सर, आतंकवाद हम देखते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड। इसके बाद आता है साइबर टेरर या साइबर अटैक्स। साइबर टेररिज्म जो होते हैं सबसे ज़्यादा हम देखते हैं साइबर टेररिज्म ये। इसके अलावा हम देखते हैं चौथा रोल जो होता है हमारी एजेंसी का, चौथा रोल होता है इंटरनल सिक्योरिटी। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी कि जो डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक इंटेल गैदरिंग, यही मेजर रोल था इसका, है ना, कि जो भी इंटेलिजेंस डोमेस्टिक लेवल पे हो उसको, इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट हम देखते हैं 1951 में जब ये ब्रिटिश का टाइम पे था, तब मेन रोल ये था। लेकिन 1951 में हम देखते हैं कि हिम्मत सिंह कमेटी जो थी, जिसको हम बोलते हैं कि ऑल्सो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न कमेटी जो बोलते हैं, उसने रिकमेंड किया कि जो बॉर्डर रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है, बॉर्डर सिक्योरिटीज़ या इंटेल कलेक्शन इन बॉर्डर एरिया, है ना, कि बॉर्डर में क्या मूवमेंट है, तो इसको रिकमेंड किया गया। और आईबी तब से ये काम भी करती है ना, कि बॉर्डर में जब भी हम देखते हैं कि कोई भी अटैक करना होता है या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या कुछ भी सेना को इन्फॉर्मेशन चाहिए, पैरामिलिट्री को चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेशन करती है ना, ये इंटेल प्रोवाइड करती है। 5वें नंबर में अगर हम बात करें कि मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जैसे अभी हमने बात किया कि अगर इसने बॉर्डर एरिया में इंटेल प्रोवाइड किया या कुछ भी इंटेल गैदरिंग किया, तो ये किसको प्रोवाइड करेगी। जैसे इसने मिलिट्री को दिया, पैरामिलिट्री को दिया, है ना, या फिर किसी VIP का मूवमेंट हो रहा है इनसाइड टेरिटरी, तो फिर पुलिस से कोऑर्डिनेट करके, कोऑर्डिनेशन के साथ इसने सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया, है ना, कि किसी VIP का मूवमेंट हो रहा है, कि जैसे PM कहीं विजिट किए या होम मिनिस्टर विजिट किए, तो उस एरिया पे जो भी सिक्योरिटी हो सकती हैं, जैसे अभी पिछले
महीने जब हम देख रहे थे कि लास्ट ईयर जब देख रहे थे कि मणिपुर में विजिट हुआ कि मणिपुर में होम मिनिस्टर जाएंगे, तो उस लोकल एरिया में क्या थ्रेट्स हो सकते हैं उसकी इंटेल गैदर किया, फिर उसके एनालिसिस किया और सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके लिए क्या होती है कि जैसे फ्रंट लाइन पे आकर के आईबी नहीं लड़ती है, तो इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन गैदर करती है और दूसरे एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करती है। इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं कि ऑपरेशन क्या क्या आईबी ने अभी तक परफॉर्म किए या क्या क्या रोल रहा है मेजर। तो अगर हम ऑपरेशन की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑपरेशन क्या क्या थे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक काउंटर इंटेलिजेंसी का हमने ऑप्शन आपको अभी बताया कि पोखरण के परीक्षण के समय पे पोखरण 2 में काउंटर इंटेलिजेंसी किया, है ना, काउंटर इंटेल किया। इसके बाद हम देखते हैं इन 2007 हैदराबाद में हमने देखा 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, है ना। 25 अगस्त को एक हमने देखा कि लुम्बिनी अम्यूजमेंट पार्क में हुआ, दूसरा जो हमने देखा कि गोकुल चाट भंडार में एक अटैक हुआ। ये हुए, लेकिन इसके बाद जो हमारे पास इंटेल थी, इसके हेल्प से पुलिस ने 19 जो बॉम्ब थे जो अनएक्सप्लोडेड थे उनको रिकवर किया डिफरेंट एरिया से, जैसे रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, या फिर किसी चौराहे से, ऐसी जगहों से। ये हमारे इंटेल के कारण ही हो पाए। फिर अगर हम देखते हैं थर्ड इंसिडेंस इन 2008, जब हम देखते हैं मुंबई अटैक, है ना, 26/11 जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें लगातार इंटेल दी जा रही थी आईबी के द्वारा पुलिस को कि यहाँ पे एक मेजर अटैक हो सकता है, बट मे बी कोई ऐसा इनके पास पुख्ता जानकारी नहीं थी या कुछ भी ऐसा रहा होगा। फिर भी ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और एक मैसिव मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिससे पूरे दुनिया को हिला दिया। पूरे भारत की सिक्योरिटी एजेंसी पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया। इस पे बहुत क्रिटिसाइज फेस करना पड़ा आईबी को, है ना। बट इसके बाद देखा गया कि क्यों ऐसा हुआ, इसके बहुत रीज़न थे, जैसे रिसोर्सेज की कमी हो जाना, है ना, एजेंट उतने ज़्यादा नहीं होना, एडवांस टेक्नोलॉजी का ना होना, ये सारी दिक्कतें थी। एडवांस टेक का ना होना, ये सारी चीज़ें ना होने के कारण में भी, है ना, देखते हैं कि हम इतनी एक्यूरेटली नहीं किया गया चीज़ें। फिर इसके बाद हम देखते हैं रोल, चौथा रोल जो अभी मॉडर्न बोलता हूँ, अभी लेटेस्ट में देखा जा रहा है, जैसे कि रोल ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग ड्यूरिंग द सर्जिकल स्ट्राइक देखते हैं हम, है ना, कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ तब कितनी इंपॉर्टेंट थी इनकी इंटेल। तब हमारी फोर्सेस जाकर के वहाँ पे अटैक करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट एक्यूरेट हमें देखा कि हमें यहाँ पे आतंकवादी ठिकानों पे अटैक करना है। ऑपरेशन बंदर जब हुआ, है ना, कि ऑपरेशन बंदर हमारी एयरफोर्स ने जा कर के एयर स्ट्राइक किया, ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर में एग्जैक्ट और प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इंटेल की ज़रूरत थी। तो ऑपरेशन सिंदूर ये एक एग्जाम्पल है जो लेटेस्ट में है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे आईबी के द्वारा किए जाते हैं। सो दैट्स इट गाइज, यहीं पे अपने वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगता है या आपके इंटरव्यू में ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी आपको हेल्प करे, सो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू। जय हिंद।